हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें देखा था कि हमारी कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने ये भी आपको सिखाया था किस तरह से आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें आप किसी भी फिजिकल जो हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है उसके डायमेंशंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो फिजिक्स में हमें बार बार यूज होंगी, आज हम उन सभी की ही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस निकालने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो हम लोग निकालने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तरीका आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, एरिया का। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एरिया इज, क्या होता है, ये होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें पता है कि जब हम इनको लिखते हैं तो लेंथ खुद में एक लेंथ होती है और ब्रेथ भी हमारी क्या होती है, एक लेंथ ही होती है। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो हमें क्वांटिटी मिली वो मिली है हमें लेंथ में। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशंस में लिखना तो आप क्या पाएंगे, वी हैव हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है हमारे किसको, एरिया को, तो हम कैसे लिखते हैं, एरिया के डायमेंशन को MLT में। आप देखते हैं मास की यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। लेंथ हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, 0। ये तो हुई सिंपल जब हमें एरिया की बात कर दी जाती है तब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो जब आपको डायमेंशन पूछा जाए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सर्कल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारी और ऐड हो गई जिसको आप क्या बोलते हैं, पाई। पाई जो होता है बेटा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये चीज आज यहाँ पे आप समझ लो। पाई जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप लिखेंगे इट इज डायमेंशनल लेस, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। देन उसके बाद आपके पास अगेन क्या बचेगा, रेडियस R2, और रेडियस क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। और इसका भी जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो वो भी आपका क्या निकल के आएगा, M0 L2 T0। तो कहने का मतलब आप ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आपको कोई भी आपको दे दिया जाए, जस्ट आपको उसको क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई भी कांस्टेंट किसी भी फॉर्मूले में दे दिया जाता है, जैसे पाई आ गया या फिर कोई डिजिट आ गई, जैसे मैथ्स की डिजिट होती है 1 2 3, कोई भी डिजिट आ जाती है तो वो डिजिट भी आपकी कांस्टेंट होती है। आप उसको मेजर नहीं करेंगे, आप उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि जितनी भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशनल लेस होते हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारी वॉल्यूम के बारे में। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं फॉर्मूला फॉर, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम की वो हम किसी ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। तो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, हम किसी एक ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं और ब्लॉक की जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ
हमारी हाइट होती है, नहीं होती है। और जब आप इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं तो ये भी हमारी एल होती है, ये भी हमारी एल होती है और ये भी हमारी एल होती है। तो हम जब इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है बेटा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे m, l और t। और जब आप इसमें फोकस करते हो तो कहीं पे भी मास नहीं है, तो पावर इसकी कितनी हो जाती है, 0। जब हम लेंथ देखते हैं तो हमारे पास 3 लेंथ आ जाती है और टाइम हमारा क्या हो जाता है, 0। तो ये हमारी वॉल्यूम का क्या बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये तो बात थी किसी भी ब्लॉक के बारे में। अगर आपसे वॉल्यूम पूछी जाए किसी एक स्फीयर की, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि हमारे पास 4/3 आ गया, ये कोई भी क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही तो है डिजिट। मुझे एक बात बताइए, 4 को उठा के कहीं पे रख दो, वो 4 ही रहेगा, तो वो आपके लिए एक कांस्टेंट का ही काम करेगा। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, आप उसको हमेशा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे पाई का तो मैंने अभी आपको बताया ही था, पाई भी हमारा एक कांस्टेंट होता है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप नीचे मेंशन भी करेंगे, पाई इज ए कांस्टेंट सो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो r3 बचा, और r क्या होता है, आपकी लेंथ होती है, तो अगेन आपकी क्या आ गई, l3। अगेन जब आप इसका लिखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन m0, l3 और t0, वही आ गया। वॉल्यूम आप कभी भी किसी की भी निकाल लेना, हमेशा जो डायमेंशन आएगा वो यही आएगा। हमें सिखाते ही यही है कि आप कैसे ही करके निकाल लो, हमेशा जो फॉर्मूला आता है वो सेम ही आता है। तभी तो मैंने यहाँ पे 2 बार करके दिखाया, एक नॉर्मली किसी ब्लॉक के लिए, एक नॉर्मल हमारा जो कोई भी एक सर्कल का वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, सॉरी, उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सर्कल का सिखाया, तो कैसे भी कर लो, डायमेंशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। तो ये तो डायमेंशन फॉर्मूला था हमारा सिंपली एरिया और वॉल्यूम का। अब हम बड़े बड़े डायमेंशन सीखेंगे हमारे बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज के, और मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगी, कभी भी कितना ही कोई आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ ले, आप फटाफट से उसको करके दिखा दोगे। चलो फिर नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं। हमारे आपको मौका मिल रहा है जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका डायमेंशन निकालने का। और डायमेंशन निकालने के लिए आपको तो पता ही है हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपको फॉर्मूला कराऊंगी, आपको साथ साथ में यूनिट्स भी बताते हुए चल रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपका डाउट ना हो, आपकी कोई भी शिकायत ना हो कि मैम हमें ये नहीं आता, मैम हमें वो नहीं आता। एक एक चीज बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 1 बाय 1 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी हमारी, सबके हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, हमें डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, उसका फॉर्मूला। तो जो डेंसिटी होती है बेटा हमारी, डेंसिटी, वो उसको शो करते हैं हम लोग किससे, रो से। पहली बात तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जो सिंबल होता है वो होता है डेंसिटी का रो। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए जो हम डायमेंशन का हमारा जो सिंबल होता है वो यूज क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है, वो हमारा क्या होता है, m। और अगर हम इसको कंप्लीट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे मास के लिए, बताओ। मास के लिए लिखेंगे m1 l0 और t0, क्योंकि मास में ना तो कहीं पे हमारी लेंथ है और नहीं कहीं पे हमारी टाइम है। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मैंने जस्ट अभी आपको बताया, हमारी जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा क्या रहती है, L3। तो जब आप उसको कंप्लीटली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा m0 L3 और t आपका कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम सिंपल निकालते हैं, जब आपको एरिया और वॉल्यूम का निकालना था तो कितना इजी था, सिंपल लेंथ निकाल दी। लेकिन आपको और भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने हैं, जो ऊपर नीचे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, डिवाइड में होंगे, तो ये सब करना आपको आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि हमारे पास
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखो L नहीं है, T नहीं है, यहाँ पे हमारे पास T नहीं है, M नहीं है, तो हमारा जो डेंसिटी का यहाँ पे डायमेंशन बनेगा वो देखो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले लिख लो M L T, क्योंकि रिप्रेजेंट तो इसी से करना है। अब देखो यहाँ पे मास कितना है M1, तो मैंने यहाँ लिख दिया M1। अब आप देखेंगे क्या ऊपर L की कोई पावर है, T की कोई पावर है। अब हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी मास हैं, जितने भी लेंथ है, जितने भी टाइम है, उन सबको कंबाइन करके एक साथ लिखना है। यही तो हमारा डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। जैसे शॉप में मैंने बताया ना, शॉपकीपर क्या करता है, सारे शैम्पू वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साइड रखता है, ऑयल वाले को एक साइड रखता है, बिस्किट को एक साइड रखता है, नमकीन को एक साइड रखता है। उसी तरह से हमें डायमेंशन में मास को, जितने भी मास आएंगे उनको एक साइड रखना है, लेंथ को एक साइड रखना है, टाइम को एक साइड रखना है। तो अब आप देखो यहाँ पे टाइम हमारा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो टाइम तो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं लेंथ की, तो देखिए ऊपर तो लेंथ कितनी है 0, लेकिन यहाँ पे लेंथ L3 है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ऊपर के साइड चाहिए। ये L3 है, L3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो यहाँ पे डेंसिटी की लेंथ में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और वो फॉर्मूला बन जाता है आपका M1 L-3 और T 0। ये तरीका होता है आपका किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का। सिर्फ अगर कोई नीचे है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी नीचे दी हुई है, डिवाइड में दी हुई है, जस्ट उसको क्या ले आओ, ऊपर ले आओ। नीचे है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी ना। जैसे यहाँ पॉजिटिव थी तो ऊपर आके क्या हो गया, नेगेटिव। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, M1 L-3 T हमारा क्या हो गया 0। तो ये था भाई हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, आप कंप्लीट लिखेंगे। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज M पावर 1 L पावर -3 T पावर 0। ओके, ऐसे लिख के आएंगे आप। अब आते हैं हमारे सेकंड जो हमने लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या होती है, सबसे पहले फॉर्मूला फॉर स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दो, डिस्टेंस सिंपली हमारी लेंथ होती है, तो ये हो जाएगा हमारा L और ये हो जाएगा हमारा T। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया कि L तो ऊपर ही है, L तो L ही रहेगा, लेकिन T आपका नीचे है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में। देखो अभी तो उसकी पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, ऐसे करके फिर आप बताएंगे, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M L और T। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो बताओ कहीं पे M है, आप कहेंगे नहीं, तो भाई पावर 0 कर दो, क्योंकि जो नहीं है वो 0 है। L कितना है 1, तो 1 लिख दो। T 1 लिखूं क्या, तो आप कहेंगे नहीं मैम यहाँ पे माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे, T की पावर -1। तो ये तरीका होता है हमारा डायमेंशंस निकालने का। अब ये तो थी हमारी स्पीड, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का निकालेंगे ना अब हम लोग, तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको लिखते कैसे हैं वो देखो, वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो एक्चुअल में डिस्टेंस ही होती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट जस्ट एक लेंथ होती है, तो इसका क्या निकल के आएगा, L/T। अगेन वही जो हमारी स्पीड का था, आप नॉर्मली L को L लिख सकते हैं, लेकिन T के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L1 T -1।
तो आप लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज m0 l1 t माइनस 1। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, स्पीड और वेलोसिटी के लिए। आपको ऐसे ही लिख के आना है, कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसे ही आराम से सब कुछ अच्छे से करके आना है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी का। अब हम बात करेंगे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। तो बेटा एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी होती है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती है टाइम के साथ, जो ये वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ ना रेट, ये टाइम के लिए होता है। टाइम, जब टाइम के साथ कोई चीज बदलती है, चेंज होती है, तो हम उसको बोलते हैं रेट। तो मैंने यहाँ बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। आप पूरा लिखना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो अब आप कहीं, अब देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएगी जो दूसरों की हेल्प से क्या होगी, सोल्व होगी। तो अब देखो वेलोसिटी तो सिंपली क्या थी, लेंथ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या आ गया, वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं आएगा तो आप एक्सेलरेशन का नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले किसका आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी का होता है m0 l1 t माइनस 1, और टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है t। जब आप इस t को देखो, इसकी पावर अभी 1 है ना, और मैंने क्या सिखाया, जब पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो आपका डायमेंशन जो आएगा m l और t, m तो हमारा 0 है ही, l हमारा 1 है ही, t माइनस 1 माइनस का 2। तो जो हमारी वेलोसिटी थी उसका कितना आया, l t माइनस 1, और जो एक्सेलरेशन है उसका क्या है, l की पावर 1 t की माइनस 2। तो ये होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। साथ साथ याद करते रहना, याद कर लोगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। जब गवर्नमेंट एग्जाम में अपना टिक लगाने वाला काम आएगा ना, फटाक से कर दोगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो फिर बैठे रहोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले से निकालोगे, फिर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे बच्चों की तरह पहले से ही क्या कर लो, उसको याद करके रख लो। तो कैसे याद करोगे, हमारा जब हमने डेंसिटी का निकाला m1 l-3, जब हमने स्पीड और वेलोसिटी का निकाला सेम था, कितना, l1 t माइनस 1। जब हमने एक्सेलरेशन का निकाला तो क्या हुआ, l1 t माइनस 2। तो ये हमने निकाल दिया हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। अब हम नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनके भी डायमेंशन सीखेंगे। एक भी स्किप नहीं करूंगी, एक भी नहीं छुड़वाऊंगी, सारे कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आपका कहीं पे भी 1 मार्क्स मैं नहीं चाहती आप कहीं पे भी गवा दें, आप एक एक बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं उनके डायमेंशंस करना शुरू करते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है। पहले ही बता दूं, अब जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं ये आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फोर्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्योंकि आप जब जितने भी बाकी के डायमेंशंस निकालेंगे सब में कहीं ना कहीं आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ना ही ध्यान से कीजिएगा बल्कि इसको याद भी कर लीजिएगा, और साथ साथ इन सारे डायमेंशंस को नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो बेटा सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स जो होता है वो होता है हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास इनटू में क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, m1 l0 t0। एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाला था, जिन बच्चों को याद नहीं है याद कर लो, m0 l1 t माइनस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आपको इन सबको क्या करना है, एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं फोर्स का, तो कंप्लीटली क्या होगा, F इज इक्वल टू
mLT। सबको एक साथ लिखते हैं ना हम लोग, सबको, जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें जितने भी मास होंगे उन सबको टोटल करके लिख देंगे, जितने भी लेंथ होगी उन सबको टोटल करके लिख देंगे, जितने भी टाइम होगा उन सबको टोटल करके लिख देंगे। तो पहले मास को देखो, यहाँ पे मास m है, क्या यहाँ मास है? नहीं है, तो मास कितना होगा हमारा 1। यहाँ पे L 0 है, यहाँ L 1 है, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1। टाइम यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे -2 है, तो कितना हो जाएगा? m1 L1 t -2। याद कर लो, बहुत 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 नीड होगी, बताऊंगी अभी कैसे नीड होगी, आपको खुद से ही पता लग जाएगा कितना जरूरी होता है फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। साथ साथ जल्दी से अच्छे से याद करते रहना, m1 L1 t -2 नोट डाउन करते भी रहना। चलिए अब निकालते हैं हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो जो हमारा मोमेंटम होता है उसका मैं बता दूं आपको, मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं P से, यानी कि सिंबल उसका होता है क्या? स्मॉल p। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास इनटू में वेलोसिटी। जिनको नहीं पता है फॉर्मूले साथ साथ याद कर लो, फॉर्मूले की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है आप सबको। तो मास इनटू वेलोसिटी, और मास का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है m1 L0 t0, और वेलोसिटी का क्या होता है? भूल गए, m0 L1 t -1। अब हमें तो किसका चाहिए? मोमेंटम का। तो मोमेंटम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? m L t। अब मुझे बताओ जरा, कंबाइन करके टोटल कितना आया? यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास कितना है? 0, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे कितना आएगा? 1। L के लिए अगेन 1, और t कितना आ जाएगा हमारा? -1। तो मोमेंटम जो है उसका हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आया? m1 L1 t -1। इसको आप कंप्लीट लिखना है ऐसे ही, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, फिर जाके आपको ये ऐसे लिखना है। बाकी कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैंने आपको सिखाई दिया है, जस्ट आपको ऐसे इसको लिख के दिखाना है, m1 L1 t -1। तो ये तो आपके हो गए स्टार्टिंग के दोनों जो डायमेंशन हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी उनके बारे में बात। अब हम हमारे नेक्स्ट जो हमें दिए हुए हैं ना उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम निकालेंगे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। अब जिन बच्चों को इम्पल्स नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता दूं, बेटा इम्पल्स जो होता है ना वो शॉर्ट टाइम फोर्स होता है। तो हमारे इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम। और मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ये याद कर लो फॉर्मूला फोर्स का, ये बार बार आपको बहुत बार यूज करना होगा। तो हमारे टाइम का क्या होगा डायमेंशन? यहाँ पे लिखोगे, टाइम का नहीं सॉरी, फोर्स का डायमेंशन आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, m L और t। बताओ m1 L1 t -2। अब यहाँ पे आप जब देखते हो तो टाइम का क्या आ जाएगा? m0 L0 t1, क्योंकि टाइम एक ही है आपका। और जब आप इसको कंबाइन करके लिख दोगे तो आप लिखोगे एक अच्छी सी लाइन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। तो क्या हो जाएगा? m L t। कंबाइन करो, यहाँ पे m1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे L1 0 तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे -2 और 1। तो बताओ मुझे -1 में से +1 गया, कितना आ गया? -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L1 t -1। और आपको देखने से पता लगेगा ये दोनों इक्वल हैं। आपका मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के ही डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल इक्वल होते हैं, और इनको बोलते हैं पेयरिंग डायमेंशंस। पेयरिंग का मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच वन इज द पेयर बिकॉज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि पेयर्स दे देंगे, कोई भी आपको दो क्वांटिटी ऑप्शंस में होंगी तो आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका सेम होता है। तो यहाँ से आपको देखने से ही पता लग रहा है हमारा जो मोमेंटम है और हमारा जो इम्पल्स है दोनों ही क्या है? पेयरिंग है। पेयरिंग का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला उनका क्या है? सेम आ रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में। अब हम हमारी नेक्स्ट जो हमारा जो हमें डायमेंशन निकालना है वो निकालना है प्रेशर का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रेशर होता है उसको हम
कैपिटल P से शो करते हैं। ये हमारा स्मॉल p था मोमेंटम के लिए, इसमें हम शो करेंगे हमारा कैपिटल P। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। अब देखना जरा, यहाँ पे तो फोर्स निकाला ही था, यहाँ पे भी फोर्स की नीड पड़ी, अभी यहाँ पे भी हमें फोर्स की नीड है, तो हुआ ना फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन इंपॉर्टेंट। तभी बोल रही थी साथ साथ याद करते हुए चलो, वरना पहले फोर्स का निकालोगे देन उसके बाद प्रेशर का निकालोगे, तो पहले से ही फोर्स का याद कर लो ना यार। तो चलो फिर देखो, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है M1 L1 T-2, और हमारे एरिया का क्या होता है, भूल गए, M0 L2 T0, ये हमारे एरिया का होता है। तो जब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, तो हमारे पास क्या बचेगा, MLT। अब करो जरा, मैं भी देखती हूँ कौन कौन कर सकता है। देखो ऊपर भी M है, नीचे है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो पावर तो 1 ही आएगी। यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, लेकिन यहाँ L की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, L-2, तो -2 में से 1 गया, कितना आएगा, -1। देन उसके बाद यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है, T-2, तो आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर का, क्या है, M1 L-1 T-2, तो ये हमारा हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने 4 फिजिकल क्वांटिटीज के क्या सीख लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग सीखेंगे हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट से। पहले इनको नोट डाउन कर लो, एक भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी ना रह जाए जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने ना निकाला हो। अच्छे बच्चों की तरह इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एक बार खुद से भी निकाल के देख लेना, प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेस्ट है, आपको आएगा, सिंपल सी बात है। आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अगर अभी से सीख लोगे तो पूरी फिजिक्स इतनी इजी हो जाएगी, इस बात की गारंटी तो मैं आपको देती हूँ। डायमेंशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं है, फर्स्ट चैप्टर के लिए नहीं, आप जितने भी चैप्टर्स करोगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी करोगे, सब में डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे। तो अच्छा होगा ना, अभी से ही याद करना शुरू कर दो, अभी से प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम करते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूलाज। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने वाले हैं हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके। ये जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताने वाली हूँ, ये अभी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है ये आपको बार बार पूछा जा सकता है। ना सिर्फ इनका फॉर्मूला, आपसे इनकी यूनिट्स भी पूछी जा सकती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन यूनिट आपको साथ साथ ही करा दूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा सबसे पहले बोलती हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर वर्क। तो जो वर्क डन होता है हमारा, उसको हम शो करते हैं किससे, W से, और उसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आप डायमेंशन निकालेंगे उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है आपका फोर्स, क्योंकि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो बार बार आपके यूज होगी अदर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को निकालने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L। तो जब आप इसको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है M1। अब देखिए, यहाँ पे L की पावर 1 है और यहाँ पे भी L की पावर 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, L की पावर 2, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा आपका, L की पावर -2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्क का। अब आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आपको, कि अगर आपको डायमेंशनल वर्क पूछ ले वर्क का, या फिर पूछ ले आपसे यहाँ पे एनर्जी का, अब ये आपकी कोई भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी एनर्जी का मतलब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आपको यही करना है, M1 L2 T-2, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एक्चुअल में वर्क ही होती है, यानी कि जो काम करने की आपकी
क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, वही आपकी क्या होती है, एनर्जी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे कि बात करूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv का स्क्वायर। अब हाफ तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा जो हाफ होता है वो हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसको आप कभी भी मेजर नहीं करेंगे। तो बची आपके पास मास और वेलोसिटी। मास को हम डिनोट करते हैं m से, और वेलोसिटी की जो हमारी होती है वो होती है L(t-1) का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा m1 L2(t-2). तो आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया काइनेटिक एनर्जी का, वो सेम टू सेम वही आया जो वर्क डन का था। ऐसे ही जब आप निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला भी याद करा रही हूँ, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल होता है आपका mgh। m आपका मास होता है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इसकी वैल्यू वही होती है जो आपकी एक्सेलरेशन की होती है, और वो होती है आपकी L(t-2). और यहाँ पे हाइट है, हाइट के लिए क्या होता है L। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो m1 L1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो L की पावर 2, और t कितना हो जाएगा, -2। तो आप देखते हैं कि आप किसी भी तरह की एनर्जी जब निकालते हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहता है जो आपका किसका रहता है, वर्क का। तो क्या याद रखोगे आप, वर्क और किसी भी टाइप की जो एनर्जी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम आता है, और कितना आएगा, m1 L2(t-2). आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मेरा कहने का क्या मतलब था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। ऑल टाइप मतलब किसी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका जो हमारा डायमेंशन होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा, m1 L2(t-2). और दूसरी बात, जो वर्क डन की हमारी यूनिट होती है वो होती है जूल। एनर्जी की भी आपकी क्या होगी, जूल ही होगी। तो ये तो यहाँ पे हमने बात किया, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन हमने निकाला है वर्क का और एनर्जी का, उसके बारे में। अब हम हमारे सेकंड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फिर हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, सरफेस टेंशन। थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में आपको बता देती हूँ। जब हम किसी भी पानी के बारे में बात करते हैं, लिक्विड के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्लास में पानी लिया, तो उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स दो तरह का फोर्स होता है, एक तो पानी का फोर्स और एक ऊपर से हवा का फोर्स। तो उस सरफेस पे ना, उस सरफेस के मॉलिक्यूल पे बहुत सारा क्या हो जाता है, टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड पे लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, वो होता है हमारा फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ। अब आप अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, फोर्स आ चुका है ना, आ चुका है ना। तो खुद बताइए, फोर्स का फॉर्मूला हमारे लिए इंपोर्टेंट है ना। तो फोर्स की जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है m1 L1(t-2). जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है, अच्छे बच्चे याद कर ले। यहाँ पे हो जाएगा हमारी लेंथ का L, यहाँ से लेंथ आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन का आपका जो यहाँ पे डायमेंशनल बनेगा वो बनेगा m1 L0(t-2). तो यहाँ पे आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज m1 L0(t-2). तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट हमारा डायमेंशनल निकालना है हमें, किसके लिए, पावर के लिए। जिससे करने से पहले आपको पावर का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। सो फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन बाय टाइम। तो अब जैसे कि मैंने कहा, वर्क डन का आपका डायमेंशन पता होना चाहिए आपको। तो जब आप वर्क डन का लिखेंगे तो क्या होगा, बताइए मुझे, m1 L2 और t-2। और यहाँ पे जब आप टाइम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब आप इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो ये t आपका मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 L2(t-3). तो ये आपका पावर का क्या बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि फोर्स में जैसे हमारा 1 था, वर्क डन में हमारा एक इंक्रीज हो गया, देन उसके बाद पावर में हमारे यहाँ पे टाइम एक और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इन चीजों का आपको याद रखना है।
फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो कॉमन सी बात है, आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आप फिर फटाफट से सब कुछ आसानी से कर लोगे। ओके, अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है उसकी तरफ। तो जो बेटा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर एंगल, एंगल क्या है, एंगल क्या होता है मुझे ये बताओ। मान लीजिए मैंने कोई भी एक सर्कल ले लिया, उसमें मैंने कोई भी यहाँ पे एक अर्क ले लिया, तो ये आपका क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल क्या होता है बताओ, एंगल होता है आपका लेंथ बाय रेडियस। लेंथ मतलब कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी लेंथ पे ये जा रहा है और कितनी इसकी रेडियस होगी, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे तो आप लेंथ ले लो चाहे आप रेडियस ले लो, दोनों ही तो लेंथ है, दोनों ही तो लेंथ का काम करती है। तो अगर L की भी लेंथ ही होगी डायमेंशन और R की भी L ही होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपकी, कैंसिल आउट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि थीटा इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये हमारी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया आपका एंगल का डायमेंशन। बहुत सी ऐसी क्वांटिटी होंगी, ये भी मैं लिखवाऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये हमने हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन देख लिए। अभी डायमेंशन फिनिश नहीं हुए हैं, अभी कुछ डायमेंशंस बाकी हैं, फटाफट से हम उन डायमेंशंस को भी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले इन सबको नोट डाउन कर लो और अच्छे से खुद से एक बार इसकी प्रिपरेशन करके देख लेना प्लीज, क्योंकि जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना मैं कितना ही करा लूं, कितने ही अच्छे से समझा लूं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे बच्चों की तरह फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ओके, और प्रैक्टिस करके देख लो। चलो फिर हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की प्रिपरेशन करते हैं। हमारे जो लास्ट डायमेंशन फॉर्मूले रह गए हैं हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। बट एक श्योरिटी मैं जो आपको देना चाहूंगी वो ये होगी कि जो अब मैं आपको डायमेंशंस कराने वाली हूँ, इनमें से पक्का डेफिनेटली श्योर एक कोई भी डायमेंशन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये इतना इजी है नहीं। फॉर्मूले भी इनके थोड़े से डिफरेंट होंगे जो शायद आपने अब तक नहीं भी सुने होंगे, शायद इन फिजिकल क्वांटिटी का ही नाम आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, अपनी पेन नोटबुक अभी अपने साथ लेके बैठिए, ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, फॉर्मूले को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे डायमेंशंस निकालना। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे डायमेंशन हम निकालेंगे वो है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम किसके लिए निकालने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, विस्कोसिटी को नीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ये नीटा का साइन है। विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं गाढ़ापन। तो जब कोई भी लिक्विड जो है वो कितना फ्लो कर सकता है, वो उसकी विस्कोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी को अपने हाथ पे डालूंगी तो और इस हाथ को अगर मैं इंक्लाइन करूंगी, पानी नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मैं हाथ पे हनी डालूंगी, शहद डालूंगी और हाथ को अगर इंक्लाइन करूंगी तो वो इतनी तेजी से नीचे नहीं आता जितनी तेजी से पानी नीचे आ जाता है। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा हुई, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा हुई। तो उसी के बारे में आज हमें जानना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ना आपका, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू में वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ये क्या होता है वो देखो। सबसे देखो, अब इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना फॉर्मूला, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैंने आपको क्या समझाया था, हम डायमेंशन क्यों निकालते हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे उनमें से सब में से मास को एक साथ लिखना, लेंथ को एक साथ लिखना, टाइम को एक साथ लिखना। तो देखो अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना, इनमें से हम मास को अलग लिखेंगे, लेंथ को अलग और टाइम को अलग। तो देखो फोर्स का क्या होता है, सबसे पहले फोर्स का होता है m1 L1 T-2, है ना, यही होता है। एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है L²। जिन बच्चों को ये नहीं पता वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, उन बच्चों को मैं बता दूं बेटा, ग्रेडियंट जिस वर्ड के साथ लग जाता है समझ जाओ उस फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है ना, इसका मतलब ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी को क्या कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, ये आपका बन गया वेलोसिटी ग्रेडियंट।
तो वेलोसिटी का क्या होता है, याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, LT-1, और नीचे क्या है आपका L। तो L से L तो आपका क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ से M1, नीचे कहीं M1 है, नहीं है, तो M, L और T, M1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब L देखो, ये L स्क्वायर है, यहाँ पे L की पावर 1 है, जब ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 और प्लस का 1 कितना आएगा, -1, और यहाँ पे आपका -t है और यहाँ पे आपका -1 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -1। तो देखिए आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो क्या आया, M1 L-1 T-1। अब आप खुद देख सकते हो कि इसका मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन उसके बाद आपको इसको सोल्व करना भी आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना आप सब लोग मैं क्या कह रही हूँ, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, और एक एक चीज अच्छे से होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप जानते हो खुद का नुकसान हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेस की तरफ। स्ट्रेस क्या होता है, तो मुझे जरा बताइए स्ट्रेस क्या होता है। बहुत तेज सर में दर्द है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा काम है, इतना ज्यादा वर्क का लोड हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस होता है हमारे किसी भी एरिया पे, किसी भी मतलब बॉडी के किसी भी एरिया पे क्या लगना, फोर्स लगना। तो जो स्ट्रेस होता है बेटा वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है वो हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का अगेन आई बात समझ में, बार बार क्यों बोल रही थी, फोर्स 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 हर फिजिकल क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो फोर्स का तो याद कर लो। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, M1 L1 T-2, और एरिया का कितना होता है, L स्क्वायर। तो L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, L-2। तो लास्ट में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, MLT, M की पावर 1, यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो -2 में से प्लस का 1 गया, कितना आया, -1, और यहाँ पे कितना आएगा, -2। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका क्या आएगा, M1 L-1 T-2। समझ में आई बात, समझ में आया स्ट्रेस कैसे आया, क्या मीनिंग हुआ इसका, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद हो गया सारे बच्चों को। और अगर आपने ध्यान दिया हो, स्ट्रेस वही है जो प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। आई बात समझ में ये। तो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, कि हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें क्या समझाना चाहती है। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेन का स्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। स्ट्रेन का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और चेंज इन लेंथ क्या आई। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मान लीजिए कि मेरे पास स्प्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ और थी, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के मैंने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया, उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसकी चेंज इन लेंथ में क्या आया, कुछ ना कुछ डिफरेंस आया ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं ओरिजिनल लेंथ की बात करूं और चाहे मैं उसकी जो लेंथ है उसकी बात करूं, बेटा दोनों ही कंडीशन में लेंथ तो लेंथ ही रहनी है। लेंथ का भी डायमेंशन L ही होता है और चेंज इन लेंथ का भी, मतलब ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन L होगा, चेंज इन लेंथ का भी L होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो स्ट्रेन रहती है वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, उनकी टेबल आपको अलग से बना के रखनी है, उनके बारे में अलग से जानकारी रखनी है कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, खासकर तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं कि कौन सी इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो कुछ क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, उन सबको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब आते हैं हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके बात करूं आपको, तो इनर्शिया को शो करते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से शो करते हैं। इनर्शिया का वैसे मतलब हिंदी में होता है जड़त्व,
किसी भी चीज का अपनी जड़ को पकड़ के रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट खड़ी हुई हूँ, कब तक खड़ी रहूंगी? जब तक कोई आके मुझे फोर्स ना लगाए, मुझे धक्का ना दे, मेरी पोजीशन को चेंज ना करे। ऐसा ही होता है। तो जो इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये याद करना है आपको, डिस्टेंस का स्क्वायर। जब हम रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं मास तो क्या होता है, एम ही होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला मास का। डिस्टेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा m1 L2 और t आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या निकल के आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ पे कितनी 4 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डायमेंशनल निकालना सिखा दिया। अब हम लास्ट वन हमारी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन इस वाले को मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी क्योंकि इसके बारे में मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें बतानी है, बहुत सी बातें समझानी है। नॉलेज भरी पड़ी है इस टॉपिक में, तो फटाक से आएंगे। उससे पहले आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं सारा इरेज करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं अभी इसको पूरे को इरेज करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल के बारे में आपको समझाना है। तो कर दूं इरेज। चलिए फिर अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डायमेंशनल में से हमारा डायमेंशनल इसी का ही होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं जी से। पूरी धरती पर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो चीज एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, उस लगने वाले फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक कि अभी मैं और ये बोर्ड हम एक दूसरे के ऊपर एक इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा, एक फोर्स लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें यहाँ पे डायमेंशनल निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके लिए हमें कोई भी दो बॉडीज चाहिए होती है। मान लीजिए फर्स्ट बॉडी मैंने m1 ले ली और सेकंड बॉडी मैंने m2 ले ली। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस को हम मान के चलते हैं r स्क्वायर, और ये हमारी सेंटर से नापी जाती है। ये चीज समझ में आई? तो हम कहते हैं इसको जैसे मैं बताती हूँ ना कि किसी के भी डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं एक्चुअल में आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही बता रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दो बॉडीज के बीच में लगता है फोर्स। तो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट बॉडी के मास के और सेकंड बॉडी के मास के। फिर ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होती है। सेकेंडली बोलता है दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही फोर्स की वैल्यू है, तो हमारे पास आता है यहाँ पे m1 m2 by r का स्क्वायर। जब आप इस डायरेक्टली के साइन को हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है k। हम मान लेते हैं k की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाती है, और यहाँ k नहीं, यहाँ कांस्टेंट हम g लेंगे। नॉर्मली जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम k लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले k रख के दिखाया, लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए वैल्यू होती है g। अब आपसे डायमेंशन पूछा गया है g का, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, g निकालना है। तो निकालो g जब आप निकालते हैं तो ये वैल्यू फोर्स r स्क्वायर हो जाती है, और आपके पास यहाँ पे बचता है m1 और m2। अब सब आपके लिए सिंपल है, कैसे? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है m1 L1 T-2। यहाँ पे मास का क्या होगा m, और सेकंड मास का भी क्या होगा आपका अगेन m, और r आपकी डिस्टेंस होती है, ये क्या हो जाएगी आपकी l की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। अब जब आप इसको फाइनली देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा, और जब m का स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, m1 L1 T-2, और यहाँ पे आपका l स्क्वायर है, और ये जो m है यहाँ पे आपका ये चला जाएगा m-2।
अब आप देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर -2 है, तो -2 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास -1। यहाँ पे l है, यहाँ पे l2 है, तो कितना हो गया l3। यहाँ पे क्या है आपका t की पावर -2। तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m-1 l3t-2। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया हमारा ग्रेविटेशनल के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। इंपॉर्टेंट और कितना लेंथी फॉर्मूला है। अगर आप इसको निकालने बैठोगे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप खुद सोच सकते हो कि कम से कम ना तो आपको 2 मिनट चाहिए होंगी, और 2 मिनट की अहमियत आप जानते ही हैं। स्टूडेंट से ज्यादा एग्जाम में 2 मिनट की अहमियत कोई नहीं जानता। तो कोशिश करिए इस डायमेंशनल फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद कर ले कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो कमी रहती है वो रहती है टाइम की, और टाइम ही ये कंज्यूम करता है। तो ऐसे फॉर्मूले पूछना ना कंपलसरी सा हो जाता है, तो आप डायरेक्ट याद कर लो। मैं तो ऐसे याद रख लेती हूँ 132, सिंपल सी बात है 132, बस माइनस का साइन है आगे पीछे। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको याद हो वैसे कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ हमारे जितने भी डायमेंशंस थे वो फिनिश हो चुके हैं। मैंने कोशिश की है एक एक डायमेंशन को अच्छे से कराने की, आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी डायमेंशन मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन समझ में नहीं आया हो, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसका अलग से आपको बता दूंगी, कोई इजी वे में बता दूंगी, लेकिन कोई ऐसा डायमेंशन रह ना जाए जो मेरे बच्चों को आता ना हो। तो चलिए फिर फटाफट से जितने भी मैंने आपको डायमेंशंस कराए हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लो, ताकि जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो एग्जाम के लिए तो आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो सारा आपके डायमेंशन हो चुके हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपकी नोटबुक मुझे बताओगे कमेंट करके, यस मैम हमने सारे डायमेंशंस नोटबुक में लिख लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं। आपको एक बहुत अच्छा टास्क देके जा रही हूँ। अगर आप अभी चैनल पे न्यू हैं, अभी वीडियोस देखना शुरू किया है, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत गजब के मैं टॉपिक्स लेके आऊंगी, बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी, ताकि आपको सारी फिजिक्स के बारे में बहुत नॉलेज हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आने लगे। मिलूंगी आपसे अब न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।